अनुच्छेद 124(1) इसमें बात हुई थी कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। उसमें 7 न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस शुरुआत में रखे गए। फिर 124(2) आया। 124(2) में उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया इस पर बात की कि वहां अपॉइंटमेंट कैसे होगा, और 124(3) में एलिजिबिलिटीज कि उनमें कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, और 124(4) और 124(5) उन्हें हटाने से संबंधित है। और 124(4) और 124(5) इन्हें एक साथ पढ़ा जाएगा। एक साथ पढ़े बिना इनका सम्मिलित अर्थ निकल ही नहीं सकता। और 124(6) और 124(7) संभवतः इस बात से संबंधित है कि शपथ लेकर ही वो उच्चतम न्यायालय में बैठेंगे, और इस बात से संबंधित है कि एक बार जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह लेगा वो किसी भी अन्य ट्रिब्यूनल या न्यायिक अधिकारी के समक्ष कोई वकालत या किसी ढंग की कोई विधिक प्रैक्टिस ये नहीं करेगा, प्रतिबंध लगाता है। हम लोग बात करने वाले हैं 124(4) और 124(5). आज की तिथि पर यह रिलीवेंट इसलिए भी ज्यादा हो रहा है क्योंकि न्यायमूर्ति शेखर यादव, इनका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो उन्होंने कुछ बोला है उसके आधार पर इंपीचमेंट किया जाए, इसकी मांग चल रही है। तो क्या हटाए जा सकेंगे? हटाए जा सकेंगे तो किस तरह उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है? और एक चीज खूब समझ लीजिए कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश उन्हें भी उसी ढंग से हटाया जाएगा जिस ढंग से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। ये ठीक है कि 124(4) और 124(5) ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया इसको अधिनियमित करती है, और यह भी सही है कि अनुच्छेद 217 सबसेक्शन 1 शायद है, एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन 217 या तो 216 होगा या 218 हो सकता अधिकतम, लेकिन जहां तक है 90% 217 सबसेक्शन 1 ही है। उसमें उच्च न्यायालय को या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उसके बारे में यही कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वे जिस ढंग से हटाए जा सकते हैं उसी ढंग से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हटाए जाएंगे। इसका मतलब प्रक्रिया सेम है, और इसीलिए हमने बार बार आपसे कहा था कि कोई उच्च न्यायालय किसी उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ नहीं है। दे आर नॉट सबऑर्डिनेट। ये सही है कि वे एक सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक दृष्टिकोण से अवर स्थिति को धारण करते हैं, और उच्चतम न्यायालय देश में सर्वोच्च है, लेकिन इसके बाद भी ये बिल्कुल गलत है कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ है, क्योंकि अधीनस्थता ये जो देखी जाएगी, सबऑर्डिनेशन ये एक ऐसा तथ्य है जिसे कई आधारों पर तय किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट क्या सुप्रीम कोर्ट करता है उनका? सबऑर्डिनेशन तो ऐसे ही आएगा। तो दे आर नॉट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। जो नियुक्ति के प्राधिकारी इनके हैं वही नियुक्ति के प्राधिकारी उनके हैं। क्या उन्हें मिलने वाले वेतन भत्ते छुट्टी ये तय करेंगे? ऐसा भी कुछ नहीं है। इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी वही है जो आपको हटाने की प्रक्रिया है। तो सबऑर्डिनेशन कहां आया? सबऑर्डिनेशन तो कहीं भी नहीं है। इसलिए इस भ्रम में रहने की कोई जरूरत नहीं है कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ है। जो उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्च स्थिति है वो वैसे ही है जैसे आपके पिताजी की आपके घर में सर्वोच्च स्थिति है, लेकिन इसके बाद भी आप पिताजी के सबऑर्डिनेट हैं, ये नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल गलत बात है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के जो न्यायाधीश हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल एक जैसी है। हटाने की प्रक्रिया इसलिए भी महत्व की होती है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया का संबंध उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता इससे बहुत गहरे जोड़ा रहता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी पद से हटाने की ताकत होगी तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति
उससे दबाव अनुभव करेगा। और अगर किसी को हटाने की ताकत होगी ही नहीं तो संबंधित व्यक्ति निर्द्वंद हो जाएगा, उस पर कोई सीमा नहीं बचेगी। इसलिए दोनों में समन्वय ये बिठाना होगा, हटाने की ताकत भी देनी होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि जुडिशियल रिव्यू ये लिखित संविधानों वाले देश में इतना आवश्यक तथ्य है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और जुडिशियल रिव्यू अगर इसे करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो जुडिशियल रिव्यू की ताकत का सम्यक इस्तेमाल वे कर ही नहीं पाएंगे। और सम्यक ये शब्द अद्भुत है, ये अपेक्षा करता है कि कोई भी गतिविधि न तो आप ज्यादा करेंगे और न कम, जितनी आवश्यकता है उतनी ही है। इसलिए सम्यक काम इसे करना ये बहुत महत्व की बात है और ये सामान्य व्यक्ति के वश की बात है भी नहीं है। काम करना ये किसी के भी वश की बात है, लेकिन सम्यक काम करना ये बहुत कठिन काम है। और इसका आवश्यक संबंध इस बात से है कि व्यक्ति के या प्राधिकारी के किसी भी पद पर जाने की प्रक्रिया क्या है और वहां से हटने की प्रक्रिया क्या है। इस बात का बहुत गहरा संबंध व्यक्ति के स्वतंत्रता पूर्वक काम करने से है। जब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट तो वहां आएगा कि जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने का और उनका प्रबंध करने का हक मिला हुआ है, लेकिन उन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का वो प्रबंध करेंगे जिनको वो स्थापित करेंगे। जिनको वो स्थापित नहीं करेंगे उनका प्रबंध वे करेंगे ही नहीं। तो वहां प्रबंध करने में क्या क्या शामिल है इस पर बात चलेगी। और इस पर बात चलेगी कि क्या प्रबंध करने में यह भी शामिल है कि वे किसी कर्मचारी को हटा सकते हैं। तो कोर्ट कहेगा कि प्रबंध अगर आप सम्यक प्रकार से किसी भी चीज का करना चाहते हैं तो प्रबंध बनाए रखने के लिए जो व्यक्ति उत्तरदायी है उसे उन लोगों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का हक होना ही चाहिए जिनके माध्यम से वो प्रबंध की कार्यवाही करेगा। अगर वो उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता तो वो उसकी बात सुनेंगे ही क्यों। इसलिए प्रबंध के हक में सब कुछ शामिल होता है, यानी हटाने का हक यह भी शामिल होता है। तो आप देखेंगे कि हटाने की प्रक्रिया यह होनी तो चाहिए, अन्यथा व्यक्ति निर्द्वंद होगा। लेकिन यह प्रक्रिया ऐसी भी ना हो कि जो न्यायपालिका के न्यायाधीश हैं वे अपने टेन्योर की सुरक्षा इसको अनुभव न करें, और अगर उन्होंने टेन्योर की सुरक्षा अनुभव नहीं की है या उन्हें उनके पद से हटाने का हक कार्यपालिका को मिल गया तो स्थिति यह बनेगी कि फिर न्यायिक परीक्षण की ताकत का सम्यक उपयोग जो नहीं हो पाएगा। हम इस पर कतई नहीं जा रहे हैं कि जस्टिस शेखर यादव को हटना चाहिए या नहीं, इस पर हम नहीं जा रहे। हम इस पर जा रहे हैं कि जो लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं वे किन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उन्हें हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ इसलिए उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे उनके विचार के अनुरूप नहीं है। अन्यथा जिन व्यक्तियों के पक्ष में यही व्यक्ति खड़े हुए हैं जो आज उन्हें हटाने की बात कर रहे हैं, वे जस्टिस रामास्वामी 3 जजों की कमेटी के द्वारा प्रूव्ड भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप उनके विरुद्ध साबित हुए हैं और उनका बचाव करने के लिए यही लोग खड़े हुए थे जो आज जस्टिस शेखर यादव को हटाने की बात कर रहे हैं। हम इस पर जा ही नहीं रहे।
कि हटना चाहिए या नहीं, इस पर बात नहीं कर रहे, हम इस पर बात कर रहे हैं कि अगर हटाने की प्रक्रिया इतनी कठोर न हो तो किस किस तरह से न्यायाधीशों पर दबाव बनाया जा सकता है। इसलिए प्रक्रिया तो कठोर होनी ही चाहिए। और जस्टिस शेखर यादव वो हटेंगे या नहीं हटेंगे ये आगे की बात है, लेकिन जस्टिस रामास्वामी ये एपिसोड देश के सामने प्रस्तुत हो चुका है 1991 में जस्टिस रामास्वामी को हटाने के लिए पहली बार इस देश में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उन आधारों पर, जिन आधारों पर न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है और प्रक्रिया क्या है, कैसे कैसे शुरू हुई, ये अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उनके पक्ष में खड़े होने वाले यही कपिल सिब्बल थे, यही उन्हें बचा रहे थे। और जस्टिस रामास्वामी जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए, उसके बाद एआईएडीएमके के टिकट पर वाइको के विरुद्ध चुनाव लड़े थे और हारे, और उनका बेटा कांग्रेस के टिकट पर तमिलनाडु की विधानसभा का मेंबर हुआ। और मजा देखिए, स्वयं जस्टिस रामास्वामी कांग्रेस के टिकट पर वे एमएलए हुआ, उनका लड़का। और जस्टिस रामास्वामी ने राज्यपाल तत्कालीन तमिलनाडु की जो थी बीबी फातिमा, जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, मुख्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश भी रह चुके थे। ये परंपरा बहुत पुरानी है। आप सोचें कि अगर बीबी फातिमा कांग्रेस के विचारों से सामने नहीं रखती थी तो तमिलनाडु की राज्यपाल कैसे हुई? ठीक है, तमिलनाडु की राज्यपाल बनी बीबी फातिमा, और तमिलनाडु के राज्यपाल के रहते हुए बीबी फातिमा से कई बार जस्टिस, ये बीबी फातिमा ने स्वयं बताया, क्योंकि उनसे किसी ने क्या कहा कि किसी को क्या मालूम, उन्होंने स्वयं बताया कि जस्टिस रामास्वामी ने अपने लड़के को हाई कोर्ट में एलिवेट कर देने के लिए, यानी हाई कोर्ट में नियुक्त कर देने के लिए कई बार हमसे सिफारिश की। इस ढंग से नियुक्तियां होती रही हैं। अब जब इन्होंने की तो इनकी नियुक्ति कितनी शुद्ध रही होगी, आप स्वयं सोचें, ठीक है ना, कि इनकी स्वयं की नियुक्ति कितनी शुद्ध रही होगी। और फिर ये हाई कोर्ट आएंगे, और हाई कोर्ट से फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी आएंगे। तो यही लोग, हम सिर्फ इस इश्यू पर बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि उन्हें हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ इस इश्यू पर बात कर रहे हैं कि हटाने की प्रक्रिया अगर इतनी टफ न हो जितनी रखी गई है, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये किस तरह से इन प्रोविजंस का दुरुपयोग करेंगे, ये बिल्कुल इसमें से दिखाई देता है। यही लोग, यही जो आज हटा रहे हैं, यही सब जस्टिस रामास्वामी के पक्ष में खड़े थे उस समय। और जबकि जस्टिस रामास्वामी को भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष ने नहीं, तत्कालीन विपक्ष ने, स्वयं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी ने भ्रष्टाचार के आरोपों का दोषी माना था। और उनके बचाव में कांग्रेस के एक एमपी, नाम उनका हम भूल गए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी कि साहब जस्टिस रामास्वामी को वो इंक्वायरी कमेटी जो जज को हटाने की प्रक्रिया में जज पर लगे आरोपों की जांच करती है, उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। किन तर्कों के साथ की थी, क्या बात थी, अभी चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के एमपी ने ये मांग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी थी, और तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दे हैव, ठीक है, दे डोंट हैव एनी लोकस स्टैंडाई, क्योंकि उन्हें कोई हक नहीं है। जो एग्रीव्ड पक्ष है वो कौन है? जस्टिस रामास्वामी। इफ अगर चाहते हैं तो वो आए, आप क्यों आए? तब जस्टिस रामास्वामी की पत्नी वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट हुई थी। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अभी चर्चा करेंगे।
लेकिन आपको हम ये बता रहे हैं कि आज जो लोग जस्टिस शेखर यादव के विरुद्ध बोल रहे हैं, यही उस समय उन जस्टिस रामास्वामी के साथ खड़े थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए थे। और भ्रष्टाचार के आरोप क्या थे? वही जो अरविंद केजरीवाल पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए अपने निज निवास को राजमहल जैसा बना देने के लिए पब्लिक फंड का दुरुपयोग, यह आरोप थे जस्टिस रामास्वामी पर। और उस कमेटी ने जो गठित होगी, अभी कैसे गठित होगी, क्या गठित होगी, अभी देख लेंगे, लेकिन गठित होगी इतना जानिए। उस कमेटी ने जस्टिस रामास्वामी पर यह आरोप सिद्ध पाए थे और उसके बाद जो जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया अभी देखेंगे, 124(4) और 124(5) क्या कहेगा। तो जस्टिस रामास्वामी जब लोकसभा में ये पास करने के लिए जस्टिस रामास्वामी के विरुद्ध प्रस्ताव मेजॉरिटी की जरूरत हुई थी, तो कांग्रेस के लोग वहां से अनुपस्थित हुए थे और इस कारण वो बचे थे। और तत्कालीन समय में कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री होते थे और जो प्रस्ताव लाए थे जस्टिस रामास्वामी को हटाने के लिए, वो आज जो सत्तारूढ़ हैं ये प्रस्ताव लाए थे। ये स्थिति है। तो हम आपको, और आज स्थिति बदल गई है, आज वो प्रस्ताव ला रहे हैं और हो सकता है ये न हटाएं, और हट तो नहीं पाएंगे, ये आपको हम कंफर्म बता रहे हैं, नहीं हटेंगे। वो इस्तीफा दे दे अलग बात है, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो इस ढंग से बनाई गई है कि सत्ता में बैठे लोगों की मन मुताबिक किसी को हटाया जा सके या किसी को हटाया न जा सके, ये स्थिति नहीं बननी चाहिए। और यही लोग केवल इन्हीं के खिलाफ नहीं लाए हैं, जस्टिस दीपक मिश्रा जो सीजेआई रहे, उनके विरुद्ध भी यही 50-55 लोग राज्यसभा में नोटिस दे चुके हैं। तत्कालीन राज्यसभा के सभापति ने उसे एडमिट ही नहीं किया था। कैसे हटाया जाएगा, क्या होगा, अभी हम चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो हटाने के लिए नोटिस देते हैं, अगर वो एडमिट ही ना हो तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो वो एडमिट ही नहीं हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जजेस अगर आपके दबाव में काम नहीं करेंगे तो आप कौन सही कौन गलत, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमने फिर कहा, बार बार कहा कि हम इस इशू पर बोल ही नहीं रहे, हम इस इशू पर बोल रहे हैं कि प्रक्रिया की कठोरता जो हटाने के लिए रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है ताकि ये खेल ना बना सकें, और प्रक्रिया इतनी कठोर है तब भी इनने खेल बना दिया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस 124(4) 124(5) की जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है उसे बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि हमने ये प्रक्रिया ली कहां से। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, तो ये भी प्रक्रिया यूएसए और ब्रिटेन, ठीक है, आपका यूएसए और यूके यानी ब्रिटेन और अमेरिका, वहीं चली गई है जिस नियुक्ति की प्रक्रिया। लेकिन हमने बार बार कहा कि हम नैतिकता की बातें कितनी भी करें, लेकिन हमसे ज्यादा अनैतिक व्यक्ति पाना मुश्किल है। और शायद कबीर ने यह बात बहुत पहले अनुभव कर ली थी, तभी उन्होंने लिखा कि बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया को है। ठीक है, तो स्थिति लगभग यही है। हमारे यहां प्रक्रिया जो ली ब्रिटेन और अमेरिका दोनों जगह, मेरी जानकारी के मुताबिक किसी जज को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं शुरू हुई, और अगर शुरू भी हुई होगी तो उनका हजारों वर्षों का इतिहास है। हजारों वर्षों का तो खैर नहीं है, 100-200 हमसे ज्यादा का है, क्योंकि हमारे संविधान कुछ शुरू हुए अभी मात्र 75-80 वर्ष हुए, और हटाने की जरूरत
दो को तो पड़ी गई, तीसरे के लिए नोटिस आपने दे दिया, ठीक है ना, जस्टिस दीपक मिश्रा को हटाने के लिए आपने नोटिस दे दिया। रामास्वामी का तो मामला बहुत आगे तक गया, और सौमित्र सेन जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस थे, उनके लिए तो प्रस्ताव राज्यसभा से पास भी हो गया था, तब उन्होंने रिजाइन किया। वो तो और भी ज्यादा भले आदमी थे, और उनके ऊपर आरोप भी वित्तीय अनियमितताओं के थे, और वो तो बेचारे इतने भले आदमी थे कि चीफ जस्टिस के कहने पर भी उन्होंने वो पैसे वापस नहीं किए जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। जब कोर्ट ऑर्डर हुआ तब उन्होंने वो पैसे वापस किए। फिर उनके लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यह पत्र लिखा कि आप प्लीज इनके खिलाफ इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू करिए। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह पत्र लिखा प्राइम मिनिस्टर को, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पत्र लिख रहा था तो तत्कालीन विधायिका में बैठे लोग, कपिल सिब्बल भी तब जिंदा ही थे, मर तो गए नहीं थे, क्योंकि आज जिंदा है तो उस समय भी थे। तब एक जागरूक नागरिक के तौर पर क्या कपिल सिब्बल को यह पता नहीं रहा होगा कि जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ क्या चल रहा है? और यह सिफारिश करने से पूर्व भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक कमेटी गठित की थी संबंधित जस्टिस के ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए। यद्यपि उस कमेटी का कोई संबंध उन्हें हटाने से नहीं था, क्योंकि वो तो हटा भी नहीं सकते, सीजीआई थोड़ी हटाएंगे, हटाएगी ठीक है, जो प्रक्रिया है वो तो अलग है। लेकिन ये जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, एक कमेटी गठित की थी, और उस कमेटी ने पूर्णतः दोषी जस्टिस सौमित्र सेन को माना था, और वो कमेटी किन्हीं पुलिस वालों की नहीं थी, वो स्वयं न्यायाधीशों की कमेटी थी। और उसके बाद सीजीआई ने यह भी सौमित्र सेन से कहा कि आप रिजाइन कर दो, तो रिजाइन भी नहीं किया। उनसे यह भी कहा कि आप जुडिशियल वर्क छोड़ दो, तो जुडिशियल वर्क भी नहीं छोड़ा। कैसे कैसे लोग आए हैं न्यायाधीश बनकर इस कॉलेजियम सिस्टम से, ये इससे तय होता है। और साथ ही यह भी तय होता है कि अगर हटाने की प्रक्रिया इतनी दुरूह ना हो तो उसका किस ढंग से दुरुपयोग हो सकता है। और यह भी तय होता है कि कैसे कैसे लोग वहां तक पहुंचे हैं, और कैसी कैसी बेशर्मी का प्रदर्शन यह हुआ है। और यह हमारी नैतिकता के सबूत भी हैं कि हम कितने नैतिक लोग हैं। उनका सैकड़ों वर्षों का इतिहास है, और शायद एक दो एपिसोड आए हों तो आए हों, मेरी जानकारी में वो भी नहीं है। हम ऐसा दावा भी नहीं कर रहे, क्योंकि जिस चीज की हमें जानकारी नहीं, हम क्या दावा करें कि ऐसा कोई एपिसोड वहां आया या नहीं आया। और अगर आया भी है तो सैकड़ों वर्षों के इतिहास में आया है, और आपके 75-80 साल में ही 3 एपिसोड तो सामने हैं, और बाकी पीडी दिनकरन और जाने क्या क्या वो आई है। ठीक है, तो आप कितने नैतिक हैं, कितने भले आदमी हैं, ये तो इसी से तय हो जाता है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन को सबसे ज्यादा भला बताते हैं उस इंस्टीट्यूशन के ये हाल है। खैर, हम लोग बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हमने ली कहां से, तो यूएसए और यूके, इसकी जो सम्मिलित, यूके में यानी इंग्लैंड में प्रक्रिया क्या है कि संसद के दोनों सदन, वहां संसद तो कहते नहीं है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसके दोनों सदन सामान्य बहुमत से, सामान्य, हमारे यहां जैसी स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, सामान्य बहुमत, यानी अगर 55 सदस्यों पर कोरम पूरा है और हाउस चल सकता है, भाई हमारे यहां 545 है, 54.5 10% चाहिए हाउस को चलाने के लिए, 10% सदस्य उपस्थित हो तो हाउस की कार्यवाही चल सकती है, 10% हुए 54.5 तो 55 माना जाएगा।
यानी 55 एमपी लोकसभा में हैं तो कार्यवाही चलेगी, और 250 राज्यसभा की इफेक्टिव मेंबरशिप है, वहां भी 10% चाहिए हाउस को चलाने के लिए, वो हुए 25, यानी 25 मेंबर्स अगर राज्यसभा में हैं और इनका बहुमत यानी 25 का बहुमत कितना हुआ 13, और 55 का बहुमत कितना हुआ 28। अगर इंग्लैंड हो तो सिर्फ 28 लोग, अगर 55 उपस्थित हो 28 कह दें ये हटना चाहिए तो हटेंगे, क्योंकि वहां सामान्य बहुमत, इससे अगर संसद के सदन किसी सुप्रीम जुडिशियरी में अपॉइंटेड व्यक्ति को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो वहां सम्राट उसे उसके पद से हटा देंगे। यानी विधायिका को प्रभावी तौर पर सुप्रीम जुडिशियरी में अपॉइंटेड व्यक्तियों को हटाने की ताकत रहे, यह कॉन्सेप्ट कहां से लिया, ब्रिटेन से। और इफेक्टिवली हटाने का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव, क्योंकि सम्राट कौन है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो वो प्रक्रिया हमने वहां से ली। हमारे यहां भी कौन हटाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन कब हटाएंगे, जब संसद के दोनों सदन उसी सत्र में समावेदन पास कर देंगे। उसी सत्र में समावेदन, इन शब्दों के क्या अर्थ हैं आगे देख लेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति दोनों सदनों से प्राप्त समावेदन के आधार पर हटाएंगे तब कोई हटेगा, यानी हटाने की ताकत इफेक्टिवली एग्जीक्यूटिव को। लेकिन हटाने का जो समावेदन है वो किससे पास होगा, लेजिस्लेचर से। बस मेजॉरिटी का फर्क है, वहां सामान्य बहुमत चाहिए, हमारे यहां स्पेशल चाहिए। और वहां सामान्य चाहिए होने के बाद भी अब तक शायद किसी को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई हो, अदरवाइज किसी को हटाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, न तो पड़ी और न राजनीतिक विद्वेषों के कारण किसी को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की गई, ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है, दोनों ही बातें हैं, जबकि वहां हटा देना बहुत आसान है, फिर भी नहीं हुआ। और जहां बहुत आसान है हटा देना फिर भी ना हो, इसका मतलब वे लोग हमसे बहुत नैतिक हैं, वो अनावश्यक कोई काम नहीं करते। और यही कारण है कि हमारा साम्राज्य अशोक के समय ईरान जो वर्तमान है वो सारा का सारा हमारे शासन के अंतर्गत था, ईरान तक हम थे। ठीक है, और हाँ, आज हम कहां हैं, हमारी हैसियत क्या है ये देखिए। और वे पूरी दुनिया पर राज किए, और आज भी राष्ट्रमंडल के सभी देशों में प्रमुख सम्राटी हैं इंग्लैंड के, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, वहां के प्रमुख आज भी वे ही हैं। ठीक है, जबकि आज लोकतंत्र का युग आ गया, तो इसका मतलब कुछ तो है उनके अंदर जिससे उन्होंने इतनी प्रगति की, और कुछ तो है हमारे अंदर जिसके कारण हमने इतनी अवनति की है। ठीक है, बातें बना देना और बातें कर लेना भी बहुत आसान है। अच्छा, ये जो बात आई, यानी इफेक्टिवली एग्जीक्यूटिव हटाएगी और आपका समावेदन लेजिस्लेचर पास करेगी। लगभग यही स्थिति अमेरिका में है। अमेरिका में सीनेट, उच्च सदन, ये प्रस्ताव पारित करे तो राष्ट्रपति हटा देंगे। यानी यूके और यूएसए, इन्हें मिलाकर हमने अपनी प्रक्रिया का निर्धारण किया है। अच्छा, यूके यहां से हमने सम्राट द्वारा हटाया जाना और संसद द्वारा पारित किया जाना। यूएसए से हमने क्या लिया, अमेरिका से। अमेरिका में जो सुप्रीम जुडिशियरी के लोग उन्हें हटा देने के आधार तय हैं। अमेरिका में आधार तय हैं कि ये गड़बड़ करें तभी हटाया जाएगा, और वे आधार वही हैं जो राष्ट्रपति को हटाने के हैं। यानी कोई महाअपराध, अपराध नहीं, महाअपराध
किसे किसे माना, 3 चीजें हैं वहां, ठीक है। वो अगर राष्ट्रपति करते हैं तो राष्ट्रपति को हटाने के जो आधार हैं वे न्यायाधीशों को हटाने के आधार हैं, और बाकी सीनेट प्रस्ताव कर दे और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हटा देंगे। तो निश्चित आधारों पर हटाया जाना चाहिए, यह बात हमने अमेरिका से ली। लेकिन दोनों में इनोवेशन किया। इनोवेशन क्या किया? इंग्लैंड में सामान्य बहुमत से हटेगा और हमारे यहां स्पेशल मेजॉरिटी, इससे हटेगा। हटाने की जो प्रस्ताव है ब्रिटेन में संसद के दोनों सदनों से सामान्य बहुमत से पारित हो जाए। हमारे यहां कितना, संसद की जो कुल सदस्य संख्या है, संसद नहीं सदन की, संसद के 2 सदन, उन सदनों में से प्रत्येक सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत, ये सबसे पहले होना चाहिए। उसका बहुमत उपस्थित हो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है जितने सदस्य हैं सब उपस्थित हो, ज्यादा ज्यादा यह हो सकता है, लेकिन मिनिमम कानून में हमेशा न्यूनतम बताते हैं कि कम से कम इतना होना चाहिए। न्यूनतम रूप से सदन की कुल सदस्य संख्या, उसका बहुमत ये उपस्थित हो न्यूनतम, और जितने उपस्थित हो, अगर न्यूनतम उपस्थित है तो उनका 2/3 है, और अगर सारे के सारे उपस्थित हो गए तो उनका 2/3 है। इससे वो प्रस्ताव पारित हो, तब जाकर के हमारे यहां किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अमेरिका में, ठीक है, वहां से हमारी भिन्नता क्या है? या हमारे यहां स्पेशल बहुमत, वहां सामान्य बहुमत, ये इंग्लैंड से हमारी भिन्नता हो गई। अमेरिका से हमारी भिन्नता क्या है? अमेरिका में हटाने के आधार तय, हमारे यहां भी हटाने के आधार तय, लेकिन वहां जो हटाने के आधार हैं वे जब तक प्रूव ना हो जाएं तब तक सीनेट में कोई प्रस्ताव किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए नहीं लाया जाएगा। यह बात नहीं है, यह बात वहां नहीं है। हमारे यहां यह भी है, हमारे यहां किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव आएगा वो काहे पर आएगा? साबित कदाचार, साबित, प्रूव्ड मिसकंडक्ट और साबित अक्षमता, 2 ही आधार, केवल 2 आधार। यह आपसे खूब प्री में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किस आधार पर हटाए जाएंगे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो महाभियोग आएगा केवल एक आधार, संविधान का अतिक्रमण। और चूंकि अब तक हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, बस कांग्रेस 3-4 बार और हार जाए तो वो भी शुरू हो जाएगी, चिंता मत करो। क्योंकि अभी तो उन्हें वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वो भी नोटिस दे दिया है, बता रहे हैं उनने सदन की गरिमा गिराई है। जयाप्रदा ने नहीं गिराई, जया भादुड़ी ने, वो जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है, उन्होंने नहीं गिराई है। वो जो कह रही थी सदन में कि वी आर द एक्टर, तो तुम क्या दुनिया के ऊपर हो? यही तो कहा उन्होंने कि आप कुछ भी हैं या आप सिर्फ एमपी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है आप। एंड आई एम नॉट रेडी टू प्रोवाइड एनी स्पेशल फैसिलिटी टू यू, ठीक है। बस 2-3 बार और हार जाएं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को हटाने की भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारी परंपराएं बस हमारे हिसाब से नियुक्ति होती रहे तब तक चलेंगी, उसके बाद तो कोई परंपरा चलेगी ही नहीं, उसके बाद तो सब गरिमा ही गिर रही है। तुम ये जो करते रहे अब तक, उससे कोई गरिमा नहीं गिरी है, उससे तो कोई गरिमा गिरी ही नहीं, तो वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, इसलिए संविधान का अतिक्रमण केवल एकमात्र ग्राउंड है। क्या माना जाएगा संविधान का अतिक्रमण अभी डिफाइंड नहीं है, और जब हमने राष्ट्रपति को बताया था तब भी हमने ये बात कही थी। सुप्रीम जुडिशरी इसमें हटाने के लिए जो आधार हैं 2, साबित कदाचार, कदाचार नहीं साबित कदाचार, और यही अमेरिका से भिन्नता है। वहां जो ग्राउंड है उनके साबित होने पर ही हटाने का प्रस्ताव आए, ये नहीं है। हमारे यहां साबित कदाचार और साबित अक्षमता, ये 2 ग्राउंड हमारे यहां सुप्रीम जुडिशरी के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। लेकिन चूंकि हटाने की प्रक्रिया
यहां कम से कम 2 बार तो अधिकृत रूप से, और जस्टिस पीडी दिनकरन के मामले में चलते चलते बस बच ही गई, तो 2-3 बार तो हम इसका अनुभव ले ही चुके हैं। इसलिए कैसे हटाया जाएगा उस संबंध में हमें पता है। तो 124(4) आपको हटाने के ग्राउंड ये देता है। 124(4) क्या बता रहा है कि आप कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। तो 124(4) हम लोग पढ़ लेंगे। कहता है उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता, यद्यपि असमर्थता के पहले साबित शब्द नहीं लिखा है, लेकिन निर्वचन के नियमों के अनुसार साबित को असमर्थता के पहले भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। यानी जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वो व्यक्ति अपने पद से नहीं हटेगा। यानी ऑल द रिक्वेस्ट विच आर रेड डाउन बाय द फ्रेमर्स अंडर आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 मस्ट बी सेटिस्फाइड if you want to remove a Supreme Court judge or a judge of the High Court from his post। तो यह होना ही चाहिए। हाई कोर्ट के संबंध में यहां नहीं लिखा है, वो 217(1) में लिखा है और यही लिखा है। यद्यपि लिखने का ढंग वहां डिफरेंट है। वहां जिस ढंग से लिखा है वो ये लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिन आधारों पर जिस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उन्हीं आधारों पर उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा। 124(5) इसके बिना 124(4) का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि 124(5) प्रक्रिया का वर्णन करती है। और हमने आपसे कहा था आपको कानून से कितने भी हक मिल जाए, लेकिन जब तक उनके एंजॉयमेंट के लिए प्रक्रिया नहीं होगी तब तक आप उनको करेंगे कैसे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने कहा था कि मिराज के सफर में हजरत मोहम्मद को 5 नमाजें मिल गई होंगी, लेकिन अगर शरीयत नहीं होगी तो आप बताएं नमाज पढ़ेंगे कैसे, ये आपको कैसे पता लग, ठीक है, पता चलेगा। नमाज पढ़ने का तरीका वो तो शरीयत का हिस्सा है। 5 नमाज मिनिमम आप पढ़ेंगे, ये मूल विधि हो सकती है। तो जो अधिकार कर्तव्य दायित्व दिए जाते हैं कानून के द्वारा, वे प्रक्रिया अगर ना हो तो लागू हो ही नहीं सकते, और यही प्रक्रिया का महत्व है। रूल ऑफ लॉ ये संभव होता है प्रक्रिया के कारण से। अगर प्रक्रिया ना हो तो रूल ऑफ लॉ होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो 124(5) प्रक्रिया का वर्णन करता है और किन शब्दों में करता है, कहता है संसद खंड 4 के किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी। यानी साबित कदाचार, इस पर हटाए जाएंगे। कदाचार किस प्रकार साबित हो, तो कदाचार ही हो या सदाचार हो, उसके साबित होने की प्रक्रिया एक ही अन्वेषण, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन। तो कदाचार के साबित होने से पहले न्यायाधीश को हटाया ही नहीं जा सकता। कदाचार पहले साबित तो हो, और साबित जब हो जाए कदाचार तब प्रस्ताव आए और संसद के दोनों सदन रिक्वेस्टिव मेजॉरिटी से उसे पारित करें और उसी सत्र में पारित करें और राष्ट्रपति उस पर आदेश दें, तब हटेगा। उससे पहले तो हटेगा ही नहीं। ठीक है। तो कदाचार अगर साबित नहीं है तब तो प्रस्ताव सदन के समक्ष आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, मेरी ओर देखो, तब तो कदाचार सदन के समक्ष आ ही नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले कदाचार या असमर्थता का साबित होना जरूरी है ताकि प्रस्ताव सदन के समक्ष आए। साबित कदाचार पर सदन के समक्ष आएगा, तो जब तक कदाचार साबित नहीं होगा सदन के समक्ष आएगा कैसे। ठीक है, कदाचार साबित हो, साबित कदाचार पर सदन में यह प्रक्रिया चले तो न्यायाधीश हटेगा। तो कदाचार साबित तो हो, जब तक साबित नहीं
तब तक हटने का कोई प्रश्न है नहीं। तो कदाचार साबित कैसे होगा, इसके संबंध में संसद प्रक्रिया द्वारा, वो संसद विधि द्वारा प्रक्रिया का विनियमन करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि 124(5) न हो तो 124(4) का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया नहीं होगी, और जो प्रक्रिया नहीं होगी तो कदाचार साबित हो ही नहीं सकता, और जो कदाचार साबित हो नहीं सकता तो हटाने के लिए कोई प्रस्ताव आ ही नहीं सकता। तो 124(5) जरूरी है 124(4) को प्रभाव और बल देने के लिए, और यही प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है। इसलिए आप दोनों एक साथ लेकर चलेंगे। संसद ने 124(5) द्वारा दिए गए दायित्व का निर्वहन किया है और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 पास किया है। उसकी धारा 3 और 4 उसी में नोटिस भी दिया है, कपिल सिब्बल ने उसी में दिया भी जाता है, ठीक है। उसकी धारा 3 और 4 इस संबंध में प्रक्रिया का इफेक्टिवली विनियमन करती है। तो जस्टिस रामास्वामी के मामले में जजेस इंक्वायरी एक्ट की धारा 300, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, हाँ ठीक है, उसकी धारा 3 और 4 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की गई, क्योंकि उसी में हो सकती है, वहां प्रक्रिया ये बताई गई है। और प्रक्रिया में क्या लिखा है, शायद धारा 3 या 4 में प्रक्रिया बताई है। वहां कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाना है तो आपको क्या करना है, राज्यसभा अगर हटाने का प्रस्ताव लाना चाहती है तो 50 मेंबर राज्यसभा के, जो हो भी गए 62-63 हो गए, 55-55 हो गए, और लोकसभा इसमें प्रस्ताव आना चाहता है तो 100, और जस्टिस रामास्वामी को हटाने के लिए लोकसभा में आया था 109 सांसद लाए थे। जो नोटिस आया था पहला जजेस इंक्वायरी एक्ट में, वो 109 मेंबर्स के द्वारा साइन था, और वो लोकसभा में, और यहां दोनों बार जस्टिस दीपक मिश्रा इन्हें हटाने के लिए लाए थे, तब भी राज्यसभा से शुरू हुआ था और इस बार भी राज्यसभा से शुरू हो रहा है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट कहता है कि आप नोटिस दीजिए, मिनिमम 50, मैक्सिमम 100, सॉरी राज्यसभा में तो मिनिमम 50 और लोकसभा में तो मिनिमम 100। ज्यादा लाना चाहते हैं क्योंकि न्यूनतम संख्या दी जाती है, मैक्सिमम तो दी नहीं जाती है, अब मैक्सिमम कर दीजिए, मिनिमम ये है। तो राज्यसभा में 50 मेंबर और लोकसभा में मिनिमम 100 मेंबर अगर प्रस्ताव लाने का नोटिस देते हैं, कहेगा कि हम प्रस्ताव लाना चाहते हैं, इस आशय का नोटिस वो देंगे राज्यसभा के सभापति को या लोकसभा के अध्यक्ष को। जब ये नोटिस मिलेगा कि सांसदों की इच्छा ये है कि अमुक न्यायाधीश को हटाया जाए, और इस इच्छा से जो पीठासीन अधिकारी हैं वे अवगत कैसे होंगे, नोटिस के माध्यम से जो दिया जाएगा। नोटिस देने के लिए रिक्वेस्टी मेंबर कितने, 50 राज्यसभा में और 100 लोकसभा में। तो संबंधित सदन के सभापति को यह हक होगा कि वो चाहे नोटिस एडमिट करे और चाहे अस्वीकार कर दे, ठीक है ना। अगर अस्वीकार कर दिया तो आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी, यहीं पर रुक जाएगा। तो जस्टिस दीपक मिश्रा के मामले में जो वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति पहले थे, जो राज्यसभा के सभापति भी थे, उन्होंने एडमिट ही नहीं किया था, इसलिए जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ मामला आगे बढ़ा ही नहीं। जैसे ही अस्वीकार, खत्म मामला। यही लोकसभा में होगा, अब ये फिर राज्यसभा में ला रहे, तो उम्मीद यही है कि यहीं पर ये खत्म हो जाएगा अस्वीकार। लेकिन अगर स्वीकार करते हैं, ठीक है, वहां जस्टिस दीपक मिश्रा में अस्वीकार किया, इस बार भी लगता यही अस्वीकार होगा। लेकिन अगर स्वीकार हो जाए, जैसा जस्टिस रामास्वामी के मामले में हुआ कि स्वीकार हुआ, ठीक है, स्वीकार हुआ, तो संबंधित सदन जिसमें नोटिस दिया गया है उसके अध्यक्ष या सभापति
वो क्या करेंगे, एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो जज पर लगे आरोपों की जांच करेगी। क्योंकि जज हटाया काहे पर जा सकता है, साबित कदाचार। तो कदाचार का आरोप आप लगा रहे हो, जब तक इस आरोप की जांच ना हो जाए तब तक ये साबित है ये नहीं कहा जा सकता। तो कदाचार को साबित करने के लिए संबंधित सदन का जो सभापति या अध्यक्ष है वो एक इंक्वायरी कमेटी गठित करेगा। उस इंक्वायरी कमेटी में कौन होंगे, हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश और एक एमिनेंट जूरिस्ट, एक विधि शास्त्री, ये होगा। अगर दोनों सदनों में नोटिस एक साथ आ जाए, मान लीजिए 50 राज्यसभा भी दे दें और 100 लोकसभा की भी दे दें, तो दोनों सदन के सदस्य तो दोनों सदन के पीठासीन अधिकारी ये मिलकर इंक्वायरी कमेटी को गठित करेंगे। जस्टिस रामास्वामी पर जो आरोप थे वे फाइनेंशियल थे, शेखर यादव पर वैचारिक आरोप है, ठीक है ना, वैचारिक आरोप है। जस्टिस दीपक मिश्रा पर इन लोगों का कहना यह था कि साहब वो अपने पास सुन रहे हैं मामले, दूसरों को दे नहीं रहे। उसकी वास्तविकता लोग ऐसा बताते हैं कि ये जिन मामलों को खुद अपनी मनचाही बेंचों में भिजवाना चाहते थे वो शायद जस्टिस दीपक मिश्रा ने होने नहीं दिया, तो ये नोटिस इन्होंने दे दिया था। तो उनके ऊपर भी फाइनेंशियल आरोप नहीं लगे थे, इसलिए उनके नोटिस एडमिट ही नहीं हुए। जबकि जस्टिस रामास्वामी पर लगे हुए आरोप कैसे थे, वित्तीय अनियमितताओं के थे। दोनों आरोपों में अंतर है, दोनों आरोपों में अंतर है। एक, वही हम बार बार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इसीलिए दूर थे, किसी ने बिजली का बिल चुरा लिया या हाउस टैक्स की चोरी कर ली या वाटर टैक्स की चोरी कर ली या इनकम टैक्स नहीं दिया या जीएसटी बचा लिया, ये अलग ढंग की चोरियां हैं, नो डाउट ये चोरियां हैं। लेकिन ये करने वाले समाज में 90% लोग हैं, कहें कुछ भी, लेकिन 90% लोग इस सब की चोरी कर रहे हैं। लेकिन रक्षा सौदों दलाली ये 90% लोग नहीं करेंगे, ठीक है, 90% नहीं करेंगे। हमें एक पिक्चर याद आती है 16 दिसंबर, उसमें एक लीडर भ्रष्ट है और उस पर कार्रवाई करते हुए एक पुलिस अधिकारी को, ठीक है, सस्पेंड किया गया है। बाद में पता लगता कि नहीं ये तो देश विरोधी गतिविधियों में मिला हुआ। तो एक वरिष्ठ नेता दिखाया गया, वो ये कहता कि नहीं हम लोगों से गड़बड़ें होती हैं, ये सही है, लेकिन इतनी हिम्मत हम नहीं कर सकते कि हम देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करें, ये हिम्मत हम में नहीं है। ये तो आपको आज नेशनल सिक्योरिटी कमांड का चीफ बनाया जाता है और अब आप इस सब आप पे लगे सारे आरोप वापस लेते और अब आप फ्रीली काम करिए। तो सवाल ये है कि रक्षा सौदों में दलाली ये बहुत सीरियस बात है। तो रक्षा सौदों में दलाली खाने वाला और जीएसटी चुरा लेने वाला एक तल पर नहीं देखे जा सकते, और अरविंद केजरीवाल ने दोनों को एक ही तल पर रखा, इसीलिए वो धूर्त है, इसीलिए हम उसे धूर्त कहते हैं। इस युग का सबसे धूर्त राजनीतिज्ञ वही है, उसके अलावा इतना धूर्त कोई नहीं हुआ, ठीक है। तो सवाल यह कि फाइनेंशियल एलिगेशन ये अलग है और जो वैचारिक एलिगेशन है वो अलग है। जस्टिस शेखर यादव पर लगे आरोप वैचारिक है, जस्टिस दीपक मिश्रा पर लगे आरोप, ठीक है, अलग ढंग के थे। जस्टिस रामास्वामी पर लगे आरोप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के थे। जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत कमेटी गठित करने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा के अध्यक्ष ने वो कमेटी गठित कर दी। जस्टिस पीवी सावंत उसके अध्यक्ष हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस देसाई थे, मनमोहन देसाई या क्या नाम था, वो उसके मेंबर हुए। और जूरिस्ट के तौर पर उसमें जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे उनको शामिल किया गया। और इन 3 लोगों ने जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ जांच की। जांच प्रारंभ होती है, इससे पहले लोकसभा भंग हो गई। अब फिर सवाल आया कि क्या लोकसभा के भंग होते ही यह प्रक्रिया रुक गई है? क्योंकि क्या लिखा है 124(4) में
साबित कदाचार, साबित असमर्थता, इसके आधार पर जब रिक्वेस्टिव मेजॉरिटी जो 124(4) में लिखी है उसी सत्र में संसद प्रस्ताव पारित करे और राष्ट्रपति उस समावेदन के आधार पर हटाएं तो हटेगा। अब जब लोकसभा ही भंग हो गई तो उसी सत्र में पास होने का कोई मतलब बचा ही नहीं। भाई उस सत्र में अब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लोकसभा भंग हो गई। अब बता सुप्रीम कोर्ट तक गया, सब कमेटी ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सब कमेटी ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ये बार की एक कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट, वो इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स ये है कि नहीं, प्रस्ताव नहीं खत्म हुआ है। उनका कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जो संवैधानिक प्रोसेस है, वो तो तब शुरू होगा जब कदाचार साबित हो जाए, जब असमर्थता साबित हो जाए। ठीक है ना? जब असमर्थता साबित हो जाए, कदाचार साबित हो जाए और कमेटी अपनी रिपोर्ट संबंधित पीठासीन अधिकारी को सौंप दे। ठीक है ना? उन्होंने कहा कि जजेस इंक्वायरी एक्ट की धारा 3 और 4 दोनों का उन्होंने अध्ययन किया और उनका धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 ये कहती है कि अगर कदाचार इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, असमर्थता इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, असमर्थता का इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? एक मेडिकल पैनल बनेगा जो संबंधित हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर बनाएंगे, वो असमर्थता की जांच करेगा। तो उन्होंने कहा अगर असमर्थ व्यक्ति नहीं पाया गया या कदाचार साबित नहीं हुआ तो मसला वहीं खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई, अब कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर कदाचार साबित हुआ, असमर्थता साबित हुई, तो कमेटी अपनी रिपोर्ट संबंधित हाउस को देगी। जब संबंधित हाउस को दे देगी और हाउस उस रिपोर्ट के आधार पर हटाने की प्रक्रिया चलाना चाहे और शुरू करे, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस आरंभ हुआ है। ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस कब आरंभ हुआ? जब कमेटी की रिपोर्ट पहुंच गई, हाउस ने उस कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का निर्णय कर लिया और हाउस अब बहस शुरू कर रहा है इस रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि अब कदाचार साबित है, असमर्थता साबित है। अब अनुच्छेद 121 कि किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं होगी, यह वर्जना हट गई, यहां से हटी और अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस शुरू हो गया। अब कोर्ट हट गया यहां से, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस शुरू हो गया। अब कोर्ट कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, कदाचार इसकी जांच चल रही है, तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस शुरू करने के लिए जो कानून बनाया गया है, उस कानून में जो नोटिस की बात कही गई, अभी सिर्फ वो नोटिस दिया गया है और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के तौर पर हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर ने, हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर तो इस प्रस्ताव पर बात तब होगी जब कमेटी की रिपोर्ट पहुंच जाए। इस समय सिर्फ एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के तौर पर, क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट के जज का है, इसलिए किसी डीएम को या किसी चीफ सेक्रेटरी के लिए नहीं कहा जा सकता कि वो कमेटी गठित करेगा, इसलिए समुचित समझा गया कि लोकसभा अध्यक्ष वही कमेटी गठित करेंगे। लेकिन यहां पर उनकी हैसियत स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की है और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के तौर पर उन्होंने कमेटी गठित की। यहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस शुरू ही नहीं है। ठीक है ना? यहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं है, अभी तो सिर्फ जांच चल रही है। इसलिए लोकसभा के भंग होने से या राज्यसभा के भंग होने से फर्क ही नहीं पड़ता। जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस शुरू हो जाए तब यह बात आएगी कि संसद के उसी सत्र में समावेदन पास होना चाहिए। ठीक है ना?
ये प्रोसेस तो शुरू ही नहीं है अभी, इसलिए लोकसभा के भंग होने से कुछ नहीं होगा। कमेटी आगे इंक्वायरी करेगी। कमेटी ने इंक्वायरी की और कदाचार साबित पाया। ये पाया कि यस, जस्टिस रामास्वामी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के दोषी हैं। और इसके बाद लोकसभा में प्रस्ताव पर बहस के लिए, ठीक है ना, कमेटी की रिपोर्ट सेंड कर दी गई और हमने कहा कुछ फेस सेविंग एक्सरसाइज होती है, ये चाहते तो बहस ही ना कराते, लेकिन अब कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है तो फेस सेविंग एक्सरसाइज तो चाहिए। फिर तो जनता के बीच, जनता कुछ ना जानती हो इतना तो जानती ही है कि रिपोर्ट आ गई और आपने बहस नहीं कराई। आपने बहस कराई, बहस हुई, लेकिन रिक्वेस्टिंग मेजॉरिटी हो ही नहीं पाई, क्योंकि क्या, प्रधानमंत्री कौन था, नरसिंह राव, सत्ता में तो बहुमत में तो होंगे ही, ठीक है ना। और चाहिए कितना, कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए। सबसे पहले तो कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए, फिर उपस्थित और मत देने वालों को 2/3 चाहिए। तो उपस्थित, ठीक है, कुल सदस्य संख्या का जो बहुमत था वो उपस्थित हो ही नहीं पाया, क्योंकि कांग्रेस के लोग एब्सेंट हो गए लोकसभा से, ठीक है ना, एब्सेंट हो गए। अब कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो ही नहीं पाया और जनता को यह बात समझ में नहीं आएगी। आप कहते रहिए, समझ ही नहीं आएगी उनके। और हाउस के जो प्रिजाइडिंग अफसर थे, उन्होंने कपिल सिब्बल को ही हाउस में होने वाली बहस के दौरान जस्टिस रामास्वामी का पक्ष रखने के लिए अधिकृत किया था। यही उनके वकील थे, ठीक है, जो कपिल सिब्बल आज शुचिता की बातें कर रहे हैं। इनका असली चरित्र ये है, ठीक है। खैर, जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ प्रस्ताव गिर गया। अब फिर एक रिट पिटीशन फाइल हुई। यह कहा गया कि चूंकि ये अनुपस्थित हो गए, ये अनुपस्थित हो गए, इसलिए गिरा, तकनीकी ग्राउंड पर गिरा। ये उपस्थित होते हैं, इनके अनुपस्थित होने से, जैसे हमने कहा कि जब हम कहते हैं कि तुम बदतमीज हो तो इसका मतलब, ठीक है, वो सॉरी, तुम बदतमीजी छोड़ दो तो इसका मतलब यह है हमने तुम्हें बदतमीज माना। तो कहा ये कि ये अनुपस्थित हो गए, इसका मतलब यह है कि ये उपस्थित होते तो पक्ष में मतदान करते जस्टिस रामास्वामी को हटाने के। ऐसा करने से ये बचना चाहते थे, इसलिए ये अनुपस्थित हुए ना। इसलिए इंप्लाइडली माना जाना चाहिए कि बहुमत उपस्थित था और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ है, यह माना जाना चाहिए और हटाना चाहिए जस्टिस रामास्वामी को। उस पर सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स आया कि नहीं, जहां अभिव्यक्त शब्द हैं किसी भी, और रिस्पॉन्स ठीक भी है कि जहां अभिव्यक्त शब्द हैं और अभिव्यक्त शब्द कोई आवश्यकता, ठीक है, विहित करते हैं, वहां इन्फ्रेंस नहीं लिया जाएगा। अगर लिखा यह है तो फिर यही होना चाहिए। जस्टिस रामास्वामी बच गए, नहीं हटे, और इन्हीं के कारण बचे। इसी बीच जब कमेटी फंक्शन कर रही थी, यानी जांच चल रही थी, उसी समय कांग्रेस के एक एमपी, नाम मैं भूल गया हूं, यानी कृष्णामाचारी जाने ऐसे करके कुछ नाम है, आप चाहेंगे तो गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, किताबों में भी है आपके। उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि अगर कमेटी दोषी पाती है कदाचार का, जो कि पाया भी, और हटाने का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इस निर्णय का जुडिशियल रिव्यू हम मांगेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें कमेटी की रिपोर्ट की जरूरत है, ठीक है, कमेटी की रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। कौन मांग रहा है? कांग्रेस की एमपी। किसके लिए? जस्टिस रामास्वामी के लिए, ठीक है। और इसके लिए भी हमें मिलनी चाहिए कि जब ये प्रस्ताव जाएगा सदन में, तो हो सकता है हम अपना वकील खड़ा करें, जो कि किया कपिल सिब्बल को, तो हम अपना बचाव कर सके। इसके लिए कमेटी की रिपोर्ट मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले तो तुम निकल लो, तुम हो कौन? न तो तुम एग्रीव्ड हो, न तुमसे कोई मतलब। बोले हम कौन? हम खामोखा, ठीक है। तो उन्हें तो दौड़ा लिया गया, वो तो भाग गए बेचारे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जस्टिस रामास्वामी आए, तो उनकी पत्नी आई, सरोज रामास्वामी शायद नाम है,
सरोज रामास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मुकदमे का नाम है, इसमें आए। इसमें 3 क्वेश्चन फ्रेम हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विचार किया कि क्या इस प्रस्ताव का जुडिशियल रिव्यू संभव है। अगर हटा देता है राष्ट्रपति, अगर हटाते हैं तो संभव है, और क्या ये कमेटी ट्रिब्यूनल है जिसके निर्णय की अपील हम सुन सकते हैं 136 में, क्योंकि 136 में सबकी सुन सकते हैं। न्यायालय तो नहीं है ये, ठीक है, न्यायालय तो है ही नहीं, लेकिन ट्रिब्यूनल हो सकती है। तो क्या है ट्रिब्यूनल? ठीक है, न्यायालय तो नहीं है, तो तय है, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल भी है तो 136 में हम अपील सुन सकते हैं। तो क्या है ट्रिब्यूनल? ठीक है, ये, और क्या इस कमेटी की रिपोर्ट इन्हें मिलनी चाहिए? इन प्रश्नों पर विचार किया, और कोर्ट ने कहा कि पहली चीज, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पर। यानी जो कानून बताया गया है जजेस इंक्वायरी ऐसे हटाएंगे, उसमें कोई कमी है तो जुडिशियल रिव्यू संभव है। ठीक है, यानी प्रक्रिया पर, और जब प्रक्रिया पर होगा तो आप हमेशा समझ लें प्रक्रिया दोबारा भी शुरू हो सकती है। ठीक है, फिर मना नहीं होता, भाई आपने प्रक्रिया तो गलत पाई, दोबारा शुरू हो जाएगा। मेरिट यानी हटाना चाहिए या नहीं, इस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने कहा यह कमेटी ट्रिब्यूनल नहीं है। क्यों? ट्रिब्यूनल को हक होता है कि वो फाइनल डिसीजन दे, यानी उसके डिसीजन में फाइनलिटी होती है। हमने कहा ना, हर चीज की व्याख्या कैसी होती है? वस्तुपरक होती है। तो कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल वो है जो फाइनल डिसीजन पारित कर दे, यानी इधर चाहे इधर कर दे, इधर चाहे इधर कर दे, और अगर उसका डिसीजन से अपील न हो तो उसका डिसीजन फाइनल रहे। यह ट्रिब्यूनल की या न्यायालय के निर्णय की विशेषता है। इस कमेटी के निर्णय के बारे में देखें, ये अगर पाए कि जज दोषी नहीं है, कदाचार का या असमर्थता का, मामला खत्म हो गया, यही, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर ये पाए कि जज दोषी है तो भी ये हटा नहीं सकती जज को। इसे क्या करना है? दिस इज ए रिकमेंडिंग बॉडी, ये सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकते हैं, किससे? संसद से, और संसद उसे पूरा हक है कि वो चाहे तो इनकी रिकमेंडेशन के बावजूद जज को हटाने के लिए आगे न बढ़े, और बढ़ भी जाए तो इनके प्रस्ताव के से अलग हटकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित न करे। तो इसलिए ये फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते, इसलिए ये ट्रिब्यूनल नहीं है। और जब ये ट्रिब्यूनल नहीं है तो हमारे अपीलेट जुडिक्शन के अधीन नहीं है, और हम इन्हें कोई आदेश नहीं दे सकते। जहां तक कमेटी की रिपोर्ट मिलने का बात है तो हम तो आदेश दे ही नहीं सकते। हां, संबंधित हाउस के ऑफिसर, संबंधित हाउस के पीठासीन अधिकारी यदि चाहें तो संबंधित जज को कॉपी दे सकते हैं। दी भी, और कपिल सिब्बल ने उस सारी चीज में बचाव भी किया, अंततः नहीं हुआ। ठीक है ना? तो जस्टिस रामास्वामी इस ढंग से बचे। ठीक है, और उन्हें बचाने वाले कौन है? यही है। दूसरे महोदय जस्टिस सौमित्र सेन है, उन्होंने थुकवाई दिया, उन्होंने तो थुकवाई दिया। ठीक है, जिसे कहते ना घिनवा देना और थुकवा देना, उन्होंने तो थुकवाई दिया। ठीक है, उन्हें तो जस्टिस, चीफ जस्टिस कहते रहे कि इस्तीफा दे दीजिए, नहीं दिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लेटर लिखा। हाँ, यह भी प्रश्न उठा था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि क्या जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, शुरू हो गया प्रोसेस, तो जज को जुडिशियल वर्क से हटाया जा सकता है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है ना जस्टिस शेखर यादव के मसले पे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम जज को जुडिशियल वर्क से हटाने का आदेश पारित कर सके। हाँ, ये ठीक है कि सामान्यतः चीफ जस्टिस अगर राय देते हैं किसी को कि अपने को अलग कर लीजिए जुडिशियल वर्क से, तो वो उस राय को मान लेता है, लेकिन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके। अब अगर देता है सुप्रीम कोर्ट तो क्या होगा यह पता लगेगा, लेकिन उसमें रिस्पॉन्स यही आया है। ठीक है ना? तो जस्टिस सौमित्र सेन, उनने तो घिनवाई दिया, उन्हें तो थुकवाई दिया। उनके लिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को
पत्र लिखना पड़ा कि इन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू करिए। और जब उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू हुई और राज्यसभा से पास भी हो गया उन्हें हटाने का प्रस्ताव रिक्वेस्टिंग मेजॉरिटी के साथ, तब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है ना। इसके बाद जजेस इंक्वायरी एक्ट में संशोधन की आवश्यकता समझी गई और 2006 में संशोधन प्रस्तावित हुआ है, लेकिन वो अभी पारित नहीं है। ठीक है ना। तो ये संशोधन बड़ा अच्छा है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक न्यायिक कमीशन बनाया जाए और ये जो जांच वांच की प्रक्रिया है ये उसी को दी जाए। साथ ही उससे शिकायत करने का हक प्राइवेट पर्सन को भी मिलना चाहिए। खाली पॉलिटिकल लोग, जो 50 एमपी राज्यसभा के, 100 एमपी लोकसभा के, यही नहीं चलेगा। प्राइवेट व्यक्ति को भी शिकायत का अवसर रहना चाहिए। वो शिकायत करे, उसकी शिकायत पर जांच करो। अगर कदाचार या असमर्थता साबित पाओ, रिकमेंड जो कमेटी का रोल है वो उस कमीशन को दे दिया जाए। 150 की ये जो आवश्यकता है इसे खत्म कर दो। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस तो तब शुरू होगा ना जब कदाचार साबित हो जाए। उससे पहले तो स्टैट्यूटरी प्रोसेस है। स्टैट्यूट में बदलाव हो सकते हैं। अभी आप कह रहे हो कि 100 एमपी या 50 एमपी ये दें, आप उसमें ये ले आओ कि न्यायिक नियुक्ति आयोग, वो कमीशन होगा, जुडिशियल कमीशन फॉर अकाउंटेबिलिटी। उससे शिकायत कोई भी करेगा, वो अगर मांग करेगा तो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो कमेटी गठित करेंगे और फिर प्रोसेस वैसे ही चलेगा। लेकिन अभी ये पारित नहीं है। तो अभी जो हटाने की प्रक्रिया है वो 124(4) और 124(5) में है और संसद के उसी सत्र में पारित होकर जाना चाहिए रिक्वेस्टिंग मेजॉरिटी के आधार पर, साबित कदाचार और साबित असमर्थता के आधार पर, तब हटेंगे, जो कि एक बहुत कठिन प्रोसेस है और इसको हमने इंग्लैंड और अमेरिका से लिया है। और इतना ही कठिन प्रोसेस चाहिए भी यदि हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कायम रखना चाहते हैं। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस इसलिए जरूरी क्योंकि न्यायिक पुनरीक्षण हमारे संविधान का आधारभूत भाग है, क्योंकि हम लिखित संविधान से शासित लोग हैं। ठीक है, तो ये हटाने की प्रक्रिया। अब 124 में कुछ नहीं बचा है। सोमवार को 6-7 थोड़ा बहुत बता के और आगे बात चलेगी, देखें।